हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जिसमें आएगा कि प्री और मेंस। देखिए, आज हम एग्रीकल्चर पर बात करेंगे और इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज द आर्ट साइंस बिजनेस प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फॉर द इकोनॉमिक पर्पज। एग्रीकल्चर पूरी तरह से किसको लेकर के बेस है? ये आर्ट साइंस और बिजनेस प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स और इसको लेकर के बेस है। और हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरह से अब साइंटिफिक होता जा रहा है। एग्रीकल्चर जितना साइंटिफिक होगा, डेवलपमेंट उतना ही हमारा तेज होगा। तो एग्रीकल्चर को साइंटिफिक बना के ही हम इंडिया को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, एक बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर को हमें साइंटिफिक बनाना होगा, उस पर काम करना होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट। इसमें हम देखें क्या करें। एग्रीकल्चर कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर किसका पार्ट है? प्राइमरी सेक्टर का। लेकिन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी कितनी है? मैक्सिमम लगभग 57% लोगों को रोजगार एग्रीकल्चर सेक्टर में मिला हुआ है। तो 57% हमारा कहाँ पे एम्प्लाई? एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लाई है 50%। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 50% जो रोजगार है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को मिला हुआ है। एग्रीकल्चर 50% एम्प्लाई किसमें? एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब ऐसी स्थिति में अगर एग्रीकल्चर में हम कुछ रिफॉर्म नहीं करेंगे तो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है ऐसे का ऐसे मेंटेन रह जाएगा। इसलिए एग्रीकल्चर में हमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म करनी चाहिए जिससे वहां पर बेरोजगारी दूर हो। और एक भारत विकसित देश तब बन सकता है जब एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म हो और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रॉब्लम है वो दूर की जाए, तब भारत एक विकसित देश हो सकता है। तो एग्रीकल्चर कम अंडर प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी का कितने परसेंट एग्रीकल्चर से? जिस दिन इंडियन इकोनॉमी का 10% केवल एग्रीकल्चर से आना शुरू हो जाएगा, उस दिन भारत एक विकसित देश बन जाएगा। लेकिन क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इससे घट जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं घटेगा, बल्कि एग्रीगेट प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और परसेंट रेशियो जो है वो कम हो जाएगा। जिससे ये प्रूफ होगा कि हम ज्यादातर फोकस प्राइमरी सेक्टर पर नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे सेक्टर पे हम फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें एक कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही ज्यादा कुछ हम वो करेंगे, फोकस करेंगे। अब आता है कि एग्रीकल्चर कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूड कोर फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशिंग। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है? इसमें आता है हमारा एग्रीकल्चर में आएगा हमारा क्या? इसमें फार्मिंग सेक्टर आ जाएगा, इसमें हमारा हॉर्टिकल्चर आएगा, इसमें एनिमल्स इसी से आएंगे, हस्बेंड्री आएगा, डेयरी आएगा, फिशिंग आएगा एंड फॉरेस्ट्री। दिस इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। और दुनिया के किसी भी देश में एग्रीकल्चर सेक्टर जितना डेवलप है वो देश उतना अमीर, और एग्रीकल्चर सेक्टर जितना पीछे है वो देश उतना गरीब। तो एग्रीकल्चर के स्टैंडर्ड बढ़ने पर हम एक पुअर कंट्री नहीं रह जाएंगे। और जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का लेवल नहीं बढ़ता, तब तक हम एक पुअर कंट्री की तरह काम करेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ाना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर आगे जाएगा, गरीबी दूर होती चली जाएगी। और फिर हमें देखिए, एग्रीकल्चर इज द डोमिनेंट सेक्टर इन इंडिया, कंट्रीब्यूटिंग इन 19.9% इन टोटल जीडीपी एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कर रहा है कंट्रीब्यूशन? 19.9। हम क्या कह रहे हैं कि इसको 10% पे आना होगा। जिस दिन ये 10% पे आ जाएगा, एग्रीकल्चर से मेन वो हो जाएगा, प्रोडक्टिव सेक्टर एग्रीकल्चर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद फिर देखिए कि क्या है। फिर आगे हम एग्रीकल्चर पे बात कर लिया हमने, अब करते हैं बात, अभी अगर आगे बात करते हैं दूसरी चीजों पे। रिफॉर्म इन इंडिया एग्रीकल्चर, द क्रेडिट फॉर सिस्टमेटिक चेंज इन इंडियन एग्रीकल्चर इज गिवन टू द पॉलिसीज एंड लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया में एग्रीकल्चर ने काफी कुछ रिफॉर्म किए हैं, लैंड रिफॉर्म किया है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है। इन द एरिया ऑफ 1951, फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड टू ब्रिंग equality in agriculture with the land reform with the major aim of changing the ownership of the holding। आज एग्रीकल्चर ने 1950 के बाद सारी चीजें बदल कर रख दी है। अब एक जैसी चीजें नहीं रह गई, सब कुछ बदल चुका है, चेंज हो चुका है। पहले जहां एग्रीकल्चर पे सारे लोग वेस्ट हुआ करते थे, अब एग्रीकल्चर से लोग दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं। और धीरे धीरे जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर पर ही सारा फोकस था, वो एम्प्लॉयमेंट अदर एरिया में भी शिफ्ट होता जा रहा है। लेकिन 1951 में
तो हम सारे लोग किस पर बेस्ड थे, एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही सारा कुछ बेस्ड था, और इसी एग्रीकल्चर से ही सारी चीजें हम आगे बढ़ा रहे थे। It was the measure tend the decrease the ownership of agricultural land and individual with determining the maximum amount of ownership of agriculture of land। देखिए, आज ज्यादातर लोग किससे जुड़े हुए हैं? एग्रीकल्चर से जुड़कर हम जो आज डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। अगर हम एग्रीकल्चर से जुड़ेंगे नहीं तो हमारा डेवलपमेंट जो है वो तेज नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओनरशिप पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। At the time of independence, 75% of country population was depend on agriculture। आज 75% के आसपास जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर। तो इस तरह से हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में सोचना ही होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। द फॉलोइंग पॉइंट हाईलाइट सिग्निफिकेंस एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। Contribution of agriculture in national income। Agriculture sector contribute a significantly large share to the national income of India। एग्रीकल्चर जो है एक बहुत बड़ा शेयर है इंडिया के नेशनल इनकम का। ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक इट वाज द ओनली सेक्टर टू विटनेस ये पॉजिटिव ग्रोथ रेट। और एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, और इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो है पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी कर रहा है। कोविड-19 में अगर किसी सेक्टर को सबसे कम नुकसान हुआ है तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को कोविड-19 में सबसे कम नुकसान हुआ, बाकी सारे सेक्टर को काफी इफेक्ट पड़ा एग्रीकल्चर को छोड़ करके। अब कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर इन एम्प्लॉयमेंट। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन फेलिंग इन द कंट्री ग्रॉस इनकम while industrial and services sector share have been the rise of continuously 20 and 21 contribution in agriculture GDP 19.9 in the increase of export improve in India and trade deficit। ये सब इसी का पार्ट रहा और इसी से आगे हम बढ़ पाए। तो आगे का डेवलपमेंट सारा एग्रीकल्चर पर बेस्ड था। ट्रेड डेफिसिट होता है कि दो देश आपस में ट्रेड करते हैं, तो मान लो कि भारत का एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज्यादा हो, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड डेफिसिट। लिख लो यहाँ पे, ट्रेड डेफिसिट का मतलब है एक्सपोर्ट कम होना और इंपोर्ट का अधिक होना। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट में यही होता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड डेफिसिट। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन डेवलपिंग नेशंस propelled by increase of agriculture income and industrial growth। फॉर एग्जांपल चाइना एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आज चाइना बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है या चाइना का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज हो रहा है, तो इसके पीछे क्या है? चाइना ने ज्यादातर फोकस किया एग्रीकल्चर पे, बट साइंटिफिक एग्रीकल्चर पे, इसलिए चाइना इंडिया से एग्रीकल्चर ग्रोथ तेज हो गई। आपके दो राज्य जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी बहुत फेमस हुए वो राज्य थे गुजरात और बिहार, जहां एग्रीकल्चर ग्रोथ को उन्होंने 21% तक पहुंचा दिया, जबकि हमारा टारगेटेड ग्रोथ होता है 4%, और 21 पे एग्रीकल्चर चला गया तो बट नेचुरल है कि बहुत बड़ी ग्रोथ हो गई। 21% पे पहुंच गया तो बहुत बड़ी ग्रोथ हो गई। तो एग्रीकल्चर हैज द पोटेंशियल इंक्रीज इन इंडिया ओवरऑल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ। देयर इज जनरल एग्रीमेंट ऑन द नेसेसिटी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। और एग्रीकल्चर क्या करता है? कैपिटल फॉर्मेशन करता है, कैपिटल डेवलपमेंट पर जोर देता है, और कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो हमेशा क्या है? बेनिफिशियरीज होता है। एग्रीकल्चर सप्लाई रॉ मटेरियल टू वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, वनस्पति इंडस्ट्रीज, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। इंक्रीज इन रूरल परचेजिंग पावर इज वेरी नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लाइव इन विलेजेस। इंडियन पॉपुलेशन में हमेशा 2/3 इसकी जरूरत हमेशा रहती है। इंडियन एग्रीकल्चर प्ले ए वाइटल रोल इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ द कंट्री। इंडियन एग्रीकल्चर का हमेशा एक वाइटल रोल होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है, डेवलपमेंट्स के लिए। तो ये जरूरी होता है कि एक कंट्री में हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल जो रोल है वो क्या हो, तो इस पर हम पूरे बेस करते हैं। इसके बाद देखिए ये आता है लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर एग्रीकल्चर। ये पार्ट फ्रॉम लैंड फॉलोइंग एग्रीकल्चर इनपुट आर एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, जिसमें आएगा टेक्निकल नॉलेज। विदाउट टेक्निकल नॉलेज हम आगे एग्रीकल्चर को नहीं बढ़ा सकते। फिर है लाइव स्टॉक्स। अगर हम कहीं एग्रीकल्चर करते हैं तो प्रोडक्ट को रखने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज होनी चाहिए, इरिगेशन सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। विदाउट सिंचाई फैसिलिटीज के हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर आता है फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर अच्छी क्वालिटी का,
और जो रिक्वायरमेंट है वही फर्टिलाइजर हम यूज करें। कभी कभी होता है जो रिक्वायरमेंट है उस फर्टिलाइजर का हम यूज नहीं करते, किसी और फर्टिलाइजर को यूज करते हैं, जैसे कहीं पोटास की कमी है बट यूरिया को हम वहां पे यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। लेबर लेबर भी हमारा होना चाहिए। फिर एग्रो इम्प्लीमेंट्स, तो ये सारे लेबर इम्प्लीमेंट्स, लेबर कैसा हो, एग्रीकल्चर क्वालिटी वाला लेबर हो, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो लेबर हो। सीड्स अच्छी क्वालिटी का हो, जैसे हमारी जो वो योजना थी वो था, क्या नाम है हमारा, ये ग्रीन रेवोल्यूशन। उस समय जो ग्रीन रेवोल्यूशन सफल हुआ उसके पीछे क्या था, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन को इसीलिए सीड्स फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन कहा गया, क्योंकि उसमें ज्यादातर फोकस किस पर किया गया था, सीड और फर्टिलाइजर पे। और तीसरा उस पर किस पर फोकस किया गया था, फूड्स व्हीट्स पे। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन के समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी जब पीएम बनी तब ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, और ग्रीन रेवोल्यूशन में ये सारी चीजें मैंडेटरी की गई। स्टोरेज, स्टोरेज तो बहुत जरूरी है। अगर हम कोई चीज तैयार कर लेते हैं, आगे की कोई फसल या क्रॉप्स नहीं होता है, तो बट में चलो स्टोर करेंगे उसी को, तो हम आगे यूज करेंगे। तो स्टोरेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्टोरेज होना जरूरी है। विदाउट स्टोरेज तो हम काम कर नहीं सकते। फिर फॉलोइंग द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जैसे डिपेंडेंस ऑन मानसून, एग्रीकल्चर इन इंडिया मेनली डिपेंडेंस ऑन मानसून। मानसून गुड्स द प्रोडक्शन विल बी मोर एंड मानसून इज द गुड प्रोडक्शन will be more and monsoon is less than average of the crops। मानसून जो है एक एवरेज क्रॉप्स को कंप्लीट करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसके डेवलपमेंट्स को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो मानसून एक मेन रोल हमारा प्ले करता है, तो ये भी एक जरूरी चीज है कि मानसून होना चाहिए। आगे आता है कि लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन होना चाहिए। लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन का क्या मतलब हुआ, लेबर इंटेंसिव मतलब जहां पर लेबर ज्यादा यूज हो। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है जहां पर कैपिटल ज्यादा यूज हो। तो इंडिया में जरा ज्यादा क्या है, लेबर, तो लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन द प्रोसेस ऑन लैंड होल्डिंग, इंक्रीज लैंड होल्डिंग गेट फ्रेगमेंट एंड सोबिडिट एंड बिकेम्स अनइकोनॉमिकल। हर चीज अलग अलग तरीके से काम करती है, कोई चीज इकोनॉमिकल है कोई अनइकोनॉमिकल है। तो हमेशा हमें ये चीज देखनी होगी कि किस पर हम कितना फोकस करें और उसको कैसे डेवलप करें, ये हमें देखना पड़ेगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू inadequate irrigation facilities and uncertain rainfall, the production of agriculture is less, farmer find work a few months in the years। हमेशा देखो फार्मर जो है एक ईयर में कितने टाइम तक वो जुड़ा रहता है, कैसे काम करता है और क्या क्या करता है, ये हमें देखना होगा, और किस तरह से वो वर्क करता है इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग ड्यू टू लार्ज स्केल सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द होल्डिंग, लैंड होल्डिंग साइज द क्वाइट स्मॉल। जब हम लैंड जो यूज कर रहे हैं कल्टीवेशन के लिए, अगर उसका साइज बड़ा होता है तो हमें कल्टीवेशन करना आसान होता है। इंडिया में क्या होता है, छोटे छोटे लैंड जो है उसके पार्ट पाए जाते हैं, तो उसमें अगर हम बड़ी मशीनरी का यूज करते हैं जो इसमें कास्ट कम आएगी, तो वो यूज ही नहीं हो सकती छोटे छोटे खेतों के आकार की वजह से। तो खेतों का आकार बड़ा हो जिससे लार्ज स्केल पर बड़ी मशीनरी का यूज किया जाए और उसकी कास्ट को रिड्यूस किया जाए, तो ये होना चाहिए। फिर आता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मेथड ट्रेडिशनल होना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर अलॉन्ग विथ इक्विपमेंट आर ट्रेडिशनल। हर एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट ट्रेडिशनल हो, ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चर किया जाए, तो इस तरीके से हम इस पर काम कर सकते हैं। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लो इन इंडिया प्रोड्यूस 71.2 क्विंटल पर हेक्टेयर एंड ब्रिटेन इन 80 क्विंटल पर हेक्टेयर। आप देखिए इंडिया में अभी काफी कम प्रोडक्शन होता है, वेरी लो, और विदेशों में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी हमसे अधिक होता है। तो इसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। जापान, स्वीडन, अदर कंट्री हम कोई भी ले लें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। फिर आता है डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स, 75% ऑफ कल्टीवेशन एरिया इन अंडर फूड क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, बाजरा, while 25% कल्टीवेटेड एरिया इज अंडर कमर्शियल क्रॉप। 25% जो एरिया है वो कमर्शियल क्रॉप्स है। Challenges associated with Indian agriculture sector, there are various challenges associated with Indian agriculture. Prominent among the area as the follows: issue related to subsidies, जितने issue related problems है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। Agriculture subsidies were introduced to incentive farmer to take up the green revolutions।
और हमेशा हम ग्रीन रेवोल्यूशन पर सारी चीजों को फोकस करें। हाउएवर टुडे इट हैज बिकेम apparent that subsidies inflict sufficient damage in different aspect of the economy। हम हर चीज का देखें कि उसको हम कैसे चला सकते हैं, किस तरह से चला सकते हैं, और कोई इकोनॉमी किस तरह से रन कर सकती है, इस पर भी हमें फोकस करना होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट, सब्सिडीज यूरिया लेड टू द मैसिव एक्टिव एंड न्यूट्रिशन फेलर लीडिंग टू द डैमेजेस सॉइल पोल्यूशन। इस पर भी हम सारी चीजों को फोकस करें और इसको आगे बढ़ाएंगे। दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। ये क्लास तो एंड हुई पीडीएफ से, आगे भी क्लास चलती रहेगी, अब विदाउट पीडीएफ चलेगी, ठीक है, आगे भी हम पढ़ाएंगे अभी विदाउट पीडीएफ। तो अभी हम आगे चलते हैं। अब आता है कि ये तो हो गया पीडीएफ के थ्रू। अब आता है चैलेंजेस एसोसिएटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो हमारा पहला जो चैलेंजेस है वह है एसोसिएटेड विद इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहां पे लिखो एग्रीकल्चर चैलेंजेस, एग्रीकल्चर चैलेंजेस इन इंडिया, एग्रीकल्चर चैलेंजेस इन इंडिया। कौन कौन से चैलेंजेस एग्रीकल्चर में होंगे? तो पहला इशू रिलेटेड टू सब्सिडीज, पहला है इशू रिलेटेड टू सब्सिडीज। अब यहां पे सुनते जाओ, इंडिया में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का जो चैलेंज है वो सब्सिडी है। अब क्यों है इसके बारे में सुनो। सब्सिडी देने के लिए भारत सरकार बाहर से उधार लेती है पैसे। सब्सिडी देने के लिए क्या करती है इंडियन गवर्नमेंट, बाहर से पैसे बारो करती है। और हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट सब्सिडी की वजह से बढ़ता है। फिजिकल डेफिसिट हमारा सब्सिडी की वजह से बढ़ जाता है। जैसे फिजिकल डेफिसिट 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 4% एंड अदर कई परसेंट ये बढ़ जाता है। तो फिजिकल डेफिसिट हमारा बढ़ता चला जाता है और इस वजह से भी हमें नुकसान होता है। फिजिकल डेफिसिट नहीं बढ़ना चाहिए, और अगर फिजिकल डेफिसिट इस तरह बढ़ता रहा तो हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, बहुत से प्रॉब्लम बढ़ेंगे। तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ने से भी हमें नुकसान है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो? तो मेरा तो सजेशन ये है कि बड़े किसानों पे आप टैक्स लगाइए, वहां से पैसा लीजिए और छोटे किसानों को वही सब्सिडी दीजिए। जैसे एग्रीकल्चर पे, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी, सीड पे सब्सिडी। और ये एग्रीकल्चर सब्सिडी की वजह से हमें विदेश से मनी बारो करना पड़ता है। पेट्रोल सब्सिडी और एग्रीकल्चर सब्सिडी, भारत सरकार के डेफिसिट के दो ही साधन है, इन्हीं की वजह से भारत सरकार डेफिसिट में आती है। अगर एग्रीकल्चर से ही एग्रीकल्चर सब्सिडी पूरी कर जाए, अमीर किसानों से पैसे लेके गरीब को सरकार दे, तो एग्रीकल्चर सब्सिडी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और जो एक्स्ट्रा हमारा बढ़ेगा बर्डन, वो भी यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। तो एग्रीकल्चर सब्सिडी को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने एक सोल्यूशन बताया। दूसरा है कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज। जब भी हम कुछ बनाएं तो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तैयार करें। कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज बनानी होगी। कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज, जैसे कंज्यूमर चाहता क्या है उस हिसाब से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को तैयार करें। और विदेशों में आप जाइए तो वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर को लोग एडवांस पैसा देते हैं, फिर वहाँ सालों जाके उसके खेत से सब्जी लेके आते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कंज्यूमर जो है एडवांस पैसा किसी भी एग्रीकल्चर वाले को देने को तैयार नहीं होता। प्रोडक्ट वो तैयार करे और धीरे धीरे वो सप्लाई करता रहे, तो किसानों की जो आर्थिक समस्या अपने आप सॉल्व हो जाए। अगर 100 कस्टमर उसको मिल गया और 100 ने एडवांस दे दिया कि भाई पूरे साल भर सब्जी का पैसा मुझसे ले लो और पूरे साल सब्जी की सप्लाई करते रहना और ये लो अपना पैसा, तो इस तरीके से किसान की आर्थिक समस्या भी खत्म हो जाएगी और अनसर्टेनिटी भी, परमानेंट उसके ग्राहक भी फिक्स हो जाएंगे कि हाँ उसके पास 100 ग्राहक हैं जो उसकी सब्जी खरीदेंगे। हमारे देश में क्या होता है, अनसर्टेन है, ले लिया तो ले लिया, नहीं तो किसान अपने रखे हुए सामान शाम तक बेचकर भी नहीं जा पा रहा। और विदेशों में क्या है, एडवांस में पैसा उसके मिला हुआ है, टेंशन उसे किसी बात की है नहीं। वो जान रहा है कि 100 कस्टमर जो फिक्स हैं वो तो आएंगे ही लेने, तो वो उनको अपना सामान बेचकर जाता है। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम इंडिया में। फसल तैयार हो गई, बस बेचे कहाँ? मार्केट ही नहीं मिलती ऐसी जहां पे हम सेल कर पाए, क्योंकि मंडी तक सामान पहुंचाने के लिए किसान के पास साधन होने चाहिए, और किसानों के पास अगर साधन नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो मंडी तक ये सामान पहुंचेगा कैसे, बिकेगा कैसे? ये भी एक समस्या है। तो मंडी तक सामान पहुंचाने के लिए, बेचने के लिए हमें इन सब पर भी ध्यान देना होगा और इन सब पर भी हमें फोकस
करना होगा। इसके बाद आता है कि वेरियस मार्केटिंग मेथड, हमारे मार्केटिंग के मेथड क्या होते हैं और वो उसको हम किस तरह से हैंडल करें मार्केटिंग मेथड को। जैसे रूरल प्राइमरी मार्केट, पीरियडिक मार्केट हैंड्स टू फेयर एंड मेजर मार्केट इन इंडिया। भारत में बहुत सी ढेर सारी मार्केट है, कुछ मार्केट बड़ी है और कुछ छोटी है। और ये मार्केट किस तरह से हैंडल होती है, जैसे हम किसी चीज को कुछ करना चाहें तो उसमें हम कुछ अपना रोल प्ले करें। जैसे कोऑपरेटिव मार्केट, जहाँ पे किसान को सस्ते दरों पर गेहूं के बदले खाद दे दी जाती है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव मार्केट। या उसकी जरूरत के सामान दे दी जाते हैं, साबुन, अदर जो घर का सामान है वो सब उसको मिल जाता है। तो ये सब भी इसके लिए एक होता है साधन। फिर आता है वेरियस रूरल प्राइमरी मार्केट है, कोऑपरेटिव मार्केट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 3 पार्टनर बन जाते हैं, अलग अलग पार्टनर का अपना सेल तय हो जाता है। एक की एग्रीकल्चर होती है, दूसरे का कल्टीवेशन का सारा सामान होता है, तीसरा फर्टिलाइजर और सीड लेकर जुड़ता है। और सब अपने पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं कि हम तीनों मिलकर ये काम करेंगे और तीनों को इस तरह से यहाँ का जो इनकम आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों के खाते में। तो इस तरीके से एक का जो बर्डन है उसके ऊपर नहीं पड़ता और वो बर्डन काफी हल हो जाता है। कई लोगों के साथ उसमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आता है और अच्छे तरीके से वो फिर सरवाइव करता है। फिर आता है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसीज क्या है, जैसे मार्जिनल लैंड होल्डिंग। ये बहुत ढेर सारी ऐसी पॉलिसीज है कि मार्जिनल लैंड होल्डिंग क्या है, कैसे कैसे हम उसको डेवलप करेंगे, कैसे चलाएंगे, ये भी हम आगे देखेंगे। फिर है एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर को कैसे मैनेज किया जाए और क्या क्या उसमें हो। एग्रीकल्चर का एक फील्ड नहीं है। जैसे किसान किसान रेल थ्योरी इन द कमेटी ऑफ कंसिस्टिंग रेफ्रिजरेटेड कोच। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से जो गुड्स है वो आसानी से एक बाजार से दूसरे बाजार में पहुंचाई जा सके, तो इसके लिए हमें रेलवे से या ट्रांसपोर्ट विभाग से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अब एग्रीकल्चर मार्केट को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर मार्केट में क्या क्या डेवलप किए जाए, तो इसके लिए भी हमने एक कमेटी बनाने की कोशिश की है। फिर आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क। आज एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नेट पर उपलब्ध नहीं है। अगर सभी मंडी समिति की अलग अलग वेबसाइट हो, अलग अलग मार्केटिंग का ये हो कि ये रेट पर यहाँ पर बिकेगा, ऑनलाइन ही फार्मर उसको घर पर बैठकर चेक कर ले, तो बट नेचुरल है वो जिसका ज्यादा रेट हो वहां पर वो ले जाके अपने गुड्स की सप्लाई कर दे। ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको नाम दिया गया ई नाम, कि घर बैठे अब किसान अपनी फसल की बार्गेनिंग के दौरान बार्गेनिंग करके सेल कर सकता है ई नाम उससे। और फिर आता है सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसमें मिट्टी की जांच होगी और मिट्टी की जांच में जो कमी पाई जाएगी वो किसान को एडवाइस कर देती है एजेंसी कि भाई इस मिट्टी में अगर आपको ये चीज डालना है तो उसके लिए आप इस तरह की फर्टिलाइजर यूज करें, जिससे ये तेजी से आगे बढ़ सकता है, हो सकता है। इसके बाद आता है सिमिलरिटी टू ट्राइबल आइसलैंड टेरिटरी हैव बीन ट्रेडिशनली प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक थ्योरी पर ज्यादा किसानों को फोकस करना चाहिए, इस एग्रीकल्चर की भी बहुत जरूरत होती है। इसके बाद आता है इंडियन सीनेरियो रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, सिक्किम में हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, जहाँ पे फर्टिलाइजर जो है उसी खेतों में तैयार कर देते हैं, जो चीजें होती हैं उनको वहीं सड़ा गला के फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर देते हैं। तो एक केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, और जैसे ऐसी खेती बड़ी बेनिफिशियल हो जाती है, बाहर की कास्ट से बचत हो जाती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। फिर है सर्टिफिकेशन ऑफ स्कीम, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। ये सब ढेर सारी स्कीम हमारे देश में चल रही हैं जो कुल मिलाकर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ही सपोर्ट कर रही हैं। ये सारी स्कीम सपोर्टिव ऑफ एग्रीकल्चर। और कोई डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, पीएम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग प्रोडक्ट तय कर दी जाए डिस्ट्रिक्ट वाइज, कि इस डिस्ट्रिक्ट में इस चीज की खेती होगी, इस डिस्ट्रिक्ट में इस चीज की होगी, और उसी हिसाब से स्टोरेज बना दिए जाए। तो ये भी बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर को जो है वो क्या कर देगा, टेक्निकली और आगे डेवलप कर देगा। इसके बाद आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको लेकर अभी किसान आंदोलन हुआ था, दुनिया भर की इसको लेकर के लड़ाई हुई मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों फिक्स होना चाहिए, क्योंकि मान लो किसी चीज की शार्टेज है, अब किसान उसी पे लग जाएगा और उसी चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होगा तो किसान को क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि,
ये भी होना जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, इसमें भी पैसा सरकार ने दिया है, 2-2 हजार रुपए करके 3 बार में किसानों को प्रोवाइड किया है। क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए भारत में, क्योंकि भारत में जो फसल तैयार होती है वो कभी भी, मान लो कभी बारिश नहीं हुई, कभी ओले पड़ गए, तो किसान की सारी जो मेहनत की कमाई है वो डूब जाती है। तो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम होगा तो किसान जो कास्ट लगाएगा उसके लिए डरेगा नहीं कि अल्टीमेटली ये कास्ट उसकी हर हाल में निकल आएगी, और निकल आएगी तो इसका फायदा उसको हर हाल में मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीजें होनी जरूरी है। इसके बाद आता है रिप्लेस नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, NAIS, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इट एम टू प्रोवाइड इन कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट द फेल्यूर ऑफ द क्रॉप्स। ये सब भी हमें देखना होगा कि कैसे इसको हम मैनेज करते हैं। फिर आता है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी इज डिफाइंड बाय यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशन कमेटी में वर्ल्ड फूड सिक्योरिटीज है हमारे पास, उसको भी हम आगे चलाएंगे। फिर है फूड एसेसिबिलिटी। पीपल मस्ट बी एबल टू रेगुलरली एग्रीकल्चर एडुकेट क्वालिटीज ऑफ फूड। अच्छी क्वालिटी का फूड हमारे पास आए तभी हम एक आगे सरवाइव कर सकते हैं। फिर फूड अफोर्डेबिलिटी। पीपल मस्ट बी एबल टू अफोर्ड फूड। अगर हमारे पास अफोर्डेबल फूड नहीं होगा तो फिर उस फूड को यूज करने का मतलब क्या है, मतलब कास्ट ज्यादा हो और हमारी इनकम कम हो तो हम ऐसे किसी फूड को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये बहुत पहले चला था। इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में क्या होता कि 75% लोग गांव में गरीब हैं जिनको फूड सिक्योरिटी चाहिए, और 25% लोग शहरों में गरीब हैं। और ये फूड सिक्योरिटी मिशन रंगराजन कमेटी की सिफारिश पर चला गया। आज गांव के लोगों को सस्ते दरों पर क्या दिया जाता है, राशन इसी मिशन में दिया जाता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 में पास किया गया था। बाद में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया गया। अब PDS में क्या होता है, गांव में जो नीड ऑफ रिक्वायरमेंट है, जैसे व्हीट है, राइस है, ये सब चीजें वहां नीड ऑफ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। तो जो जितना जरूरत होता है उसको इस हिसाब से नीड ऑफ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये भी एक फैसिलिटीज है जिसे कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन PDS सिस्टम। और PDS सिस्टम पूरे देश में चल रहा है। गरीबों के लिए एक तरीके से वरदान है। यहाँ पे सस्ते दरों पर फीड्स राइस प्रोवाइड किया जाता है, और हर हर किसान को या हर गरीब को एक महीने में एक फिक्स राशन पैकेज दिया जाता है जिससे उसको भूखे ना रहना पड़े। तो ये स्कीम है। ठीक है, 10 मिनट बाद फिर आओ।